When we talk about millennials and how they invest, possibly they need to take slightly more risk than they are currently taking. एक टाइम था our पेरेंट्स जनरेशन एफडी करो, पीपीएफ करो, घर खरीदो. आज वो फॉर्मूला क्यों ब्रेक हो गया? उस टाइम पे दुनिया काफ़ी अलग थी. What investments work for our parents necessarily will not work for us. बैंक स्टेटमेंट में आपको अपना पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली यू आर लूजिंग मनी. लेकिन उस 2 से 3% रेंटल यील्ड के अलावा देयर आर मेंटेनेंस कॉस्ट, देयर इज टैक्स दैट यू हैव टू पे, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ हाउस बीइंग वेकेंट. सो यू हैव टू फैक्टर इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू बी एबल टू कैलकुलेट कि आपको ये इन्वेस्टमेंट ठीक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही. इवेंचुअलिटी ऑफ यू नॉट बीइंग देयर, हाउ आर यू इंश्योरिंग कि सडनली आपकी सारी की सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी ना रहे. पहले तो आरिश ये डिबेट ही गलत. एफडी और एसआईपी, हाउ कैन यू कंपेयर द टू? ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है ऑन व्हाट इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ईच प्रोडक्ट. आइडियल ईएमआई आपकी इनकम का 30 से 35% से कम होना चाहिए. जो आपको मार्केट में रिटर्न मिल रहा है वो अनसर्टेन, राइट? वो 11-12% एवरेज हम बोलते हैं, बट इन बैड ईयर्स इट कुड बी मच लोअर, इन गुड ईयर्स इट कुड बी मच हायर. समीर, लेकिन अगर आपकी बात माने तो घर खरीदना देन इज अ बैड डिसीजन. दिस इज एक्चुअली साइकोलॉजी प्लस रिस्क टेकिंग एबिलिटी. कि जब आप अपना पूरा का पूरा सेविंग लोन रीपेमेंट में लगा देते हो, देन आपके पास कोई लिक्विडिटी नहीं बची. फाउंडेशन नहीं बनाई तब तक घर बनाने का कोई पॉइंट नहीं. इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड एंड रिस्क मैनेजमेंट को आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? कि 50% इंडियंस अपना एसआईपी करने के बाद अब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं. एक्चुअली वी फोकस अ लॉट ऑन द फ्लैम्बॉयंट इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, राइट? एवरीबडी टॉक्स अबाउट एसआईपी, एवरीबडी टॉक्स अबाउट क्रिप्टो. जो एक पार्ट हमने अभी तक बात ही नहीं करी, विच इज द. हेलो एवरीवन, I am Arish, your host, and you're watching our podcast, जहां हम money mindset और investments discuss करते हैं. This one is not just another financial podcast. Today, you'll learn how to look at investments from a perspective that will help you look at your investment strategy in a very different light. Today, we will discuss what's wrong with Indian investment strategy, and you'll also get tons of insights फॉर योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मूव. आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, मिस्टर समीर जैन. ही इज कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग एट एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. एंड समीर सिर्फ मार्केट्स फॉलो ही नहीं करते, बल्कि ग्लोबल इवेंट्स को इन्वेस्टमेंट लेंस से डीकोड भी करते हैं. तो इस एपिसोड में आपको काफी इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स मिलने वाले हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एक बेटर डायरेक्शन दे पाएंगे. Welcome to the podcast, Sameer. Hi Arish, thank you for having me here. काफ़ी भारी भरकम इंट्रोडक्शन था. हमें मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को काफ़ी. समीर, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. People invest a lot in real estate, gold, mutual funds, SIPs. Do you think people know what kind of world they are investing into? Honestly, आज भी लोग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको एफडी में इन्वेस्ट करना है या फिर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है. दे विल लुक एट, इस टाइम पे निफ्टी ऑल टाइम हाई है. बट जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि देयर आर लॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इम्पैक्ट ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स. जैसे कई सारी गवर्नमेंट्स इस टाइम पे गोल्ड बाय कर रही हैं. आप देख रहे हो करेंसी डीवैल्यू हो रही है. जियोपॉलिटिकल इक्वेशन कंटिन्यूज टू चेंज वेरी रैपिडली. तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है ऑन व्हाट इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ईच प्रोडक्ट. सो आई वुड से कि इन सब इंफॉर्मेशन की एब्सेंस में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज नॉट रियली अ स्ट्रैटेजी, इट्स मोर ऑफ अ गेस वर्क. एंड होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, राइट? दैट्स करेक्ट. समीर, मुझे लगता है आज का इंडियन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है. एक टाइम था our पेरेंट्स जनरेशन एफडी करो, पीपीएफ करो, घर खरीदो, लाइफ सेट. आज वो फॉर्मूला क्यों ब्रेक हो गया है? आरिश, काफ़ी वैलिड पॉइंट. हमारे पेरेंट्स के टाइम में इन्वेस्टमेंट काफ़ी सिंपल होता था. या तो वो एफडी में इन्वेस्ट करते थे या फिर लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए एनपीएस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते थे. बट उस टाइम पे दुनिया काफ़ी अलग थी. उस टाइम पे करेंसी स्टेबल थी, आपकी जॉब्स सिक्योर थी,
जियो पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही थी, करेंसीज डिवैल्यू नहीं हो रही थी, लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी, बट इस टाइम पर कम बैक टू द प्रेजेंट, द वर्ल्ड इज़ इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट. आप देखोगे हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, जॉब्स इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, लड़ाई का डर है इस टाइम पर. तो वॉट इन्वेस्टमेंट्स वर्कड फॉर आवर पेरेंट्स नेसेसरली विल नॉट वर्क फॉर अस. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मान लो आपका एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न आ रहा है 10%, राइट, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन है 7%, और अज्यूम कर लेते हैं कि करेंसी 5% डिवैल्यू हो गई उस टाइम सेम टाइम के अंदर. तो 7% इन्फ्लेशन और 5% करेंसी डिवैल्यू हुई, तो आपका जो 10% रिटर्न है वो एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न बन जाता है. सो बैंक स्टेटमेंट में आपको अपना पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली यू आर लूजिंग मनी, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज. इसीलिए व्हाट वर्क फॉर आवर पेरेंट्स मे नॉट वर्क फॉर अस. एब्सोल्युटली समीर, आई थिंक ये चीज हम इंडियंस समझते नहीं है. एज यू राइटली सेड, बैंक अकाउंट में जब पैसा बढ़ रहा होता है तो वो फील गुड फैक्टर जरूर आता है, लेकिन चीजें, बाकी सारी चीजें कितनी महंगी हो जा रही हैं ये वी डोंट काइंड ऑफ रियलाइज. तो अ वेरी वैलिड पॉइंट. इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को मैक्रो समझना बहुत जरूरी है, वरना वो सही डिसिप्लिन गलत जगह लगा देंगे एंड इट टर्न्स इनटू अ रॉन्ग स्ट्रेटजी. Sameer, now let's begin with the most interesting question of the investment tool, that's real estate. हम अपने सेविंग्स का सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज डाउन पेमेंट. हम बड़े बड़े लोन्स लेते हैं ऑन हाई इंटरेस्ट रेट्स. किस तरह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं, ऑल ऑफ दैट डायनामिक्स. कैन यू प्लीज लेट अस नो कि रियल एस्टेट कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है समीर? ये अच्छा सवाल है आरिश. रियल एस्टेट काफ़ी इमोशनल डिसीजन है, राइट, बट ये समझने की ज़रूरत है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं दो वजहों से. एक है कि आपको वहाँ रहना है उस घर में, और दूसरा है आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं. दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, आप घर लेना चाह रहे हैं खुद रहने के लिए, राइट. अब यहाँ पर मैथमेटिक्स कम है, इमोशन ज़्यादा है, राइट, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं रेंट पे रह रहे हैं. अपना घर होने का एक अलग स्टेबिलिटी, इमोशनल फैक्टर आता है, राइट. आपको रेंटल के झंझट में बार बार घर नहीं चेंज करना, लैंडलॉर्ड से नहीं, अलग अलग लैंडलॉर्ड्स को डील नहीं करना. लेकिन जो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आप EMI पे करते हैं अपने घर के लिए, अगर वो 40 से 45% या उससे ज़्यादा चले जाता है, then that is not really ideal. Ideal EMI आपकी इनकम का 30 से 35% से कम होना चाहिए, not more than that. If it increases, then it's going to impact your overall savings and lifestyle, because आप सारा का सारा पैसा तो अपने घर के EMI पे करने में ही लगा दे रहे हो, राइट. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पे. When you are investing, आपको ये समझना पड़ेगा कि लेट्स से आपने लोन लेके घर खरीदा, उसमें आप करीब 8% तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट. किसी भी घर में ऑन एन एवरेज आपको रेंटल यील्ड आती है 2 से 3%. अभी मैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, राइट. लेकिन उस 2 से 3% रेंटल यील्ड के अलावा देयर आर मेंटेनेंस कॉस्ट, देयर इज टैक्स दैट यू हैव टू पे, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ हाउस बीइंग वेकेंट. हम ये कैलकुलेट नहीं करते. अब मान लीजिए अगर एक टेनेंट जा रहा है, दूसरा आ रहा है, या फिर आपने टेनेंट ढूंढा, 2 से 3 महीने घर खाली रह गया, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट दैट यू नीड टू अब्सॉर्ब, राइट. सो यू हैव टू फैक्टर इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू बी एबल टू कैलकुलेट कि आपको ये इन्वेस्टमेंट ठीक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है. सो देयर इज नो सिंपल आंसर नेट नेट. इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड कि आप किस वजह से घर खरीद रहे हैं, एंड देन कैलकुलेट बैकवर्ड्स. ये बात एकदम ठीक करी समीर आपने. एक फिक्स्ड परसेंटेज, मे बी लेस देन 30 एज अ पार्ट ऑफ EMI, एंड डू बेक इन द अनसर्टन कॉस्ट्स जब आप इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हो रियल एस्टेट को. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स अबाउट लोन्स. समीर, लेकिन अगर आपकी बात माने तो घर खरीदना देन इज अ बैड डिसीजन. नहीं, ऐसा नहीं है आरिश. अगर जैसे मैंने बोला, अगर आप घर खरीद रहे हैं फॉर द राइट रीजंस, और द EMI डज नॉट ईट more than 30% of your income, then it works out. होता क्या है कि लोग 7 to 8% इंटरेस्ट रेट पे होम लोन भी लेते हैं, साथ में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए सेविंग्स भी करते हैं या सेविंग्स टूल्स में इन्वेस्ट भी करते हैं,
व्हाट इज द राइट मिक्स हियर? यूजर्स को कितना, या तो पहले क्या पूरा लोन चुका दें और फिर बाद के लिए सेव करें, या फिर कुछ एक देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन द टू? ये इंटरेस्टिंग सवाल है आरिश। यहाँ पे हमें मैथ्स समझना जरूरी है, बट उसके साथ साथ व्हाट दिस इज एक्चुअली साइकोलॉजी प्लस रिस्क टेकिंग एबिलिटी, राइट? मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आप मानिए जब आप एक EMI पे कर रहे होते हैं होम लोन की, तो आप शुरू के कुछ साल सिर्फ इंटरेस्ट पे बैक कर रहे होते हैं, राइट? प्रिंसिपल रीपेमेंट तो बाद में चालू होता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट हर्ट्स यू अ लॉट, राइट? कि आप तो इंटरेस्ट ही पे करे जा रहे हो। द सेकेंड थिंग जो हमें समझने की ज़रूरत है कि आपने कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाया है, राइट? जैसे मान लो अब ट्रेड ऑफ क्या है कि क्या आप अपनी EMI से ज़्यादा लोन पे कर दो, या फिर जो बचा हुआ पैसा बचा है आपके पास सेविंग्स, वो आप कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दो या FD में इन्वेस्ट कर दो, राइट? सो दैट इज द ट्रेड ऑफ, राइट? सो अब मान लीजिए आपने 8% पे लोन उठाया, और आपको मार्केट में एवरेज 11-12% का रिटर्न मिल रहा है, राइट? सो देन कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि यार EMI के अलावा जो पैसा मेरे पास बचा है, क्योंकि उस पर मुझे 8% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट? बट यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि जो आपको मार्केट में रिटर्न मिल रहा है वो अनसर्टन है, राइट? वो 11-12% एवरेज हम बोलते हैं, बट इन बैड ईयर्स इट कुड बी मच लोअर, इन गुड ईयर्स इट कुड बी मच हायर, राइट? वेयर एज जो आपका इंटरेस्ट है लोन पे वो फिक्स्ड है 8%, राइट? तो अगर आप अपना लोन पे बैक करते हैं तो आप 8% इंटरेस्ट बचा रहे हैं, दैट इज लाइक अ गारंटीड रिटर्न, राइट? ऑन वॉट एवर मनी यू एक्स्ट्रा पे बैक फॉर योर लोन। वेयर एज जो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, यू कुड गेट मोर, यू कुड गेट लो, राइट? तो यहां पर जो मैं बोल रहा था कि साइकोलॉजी और रिस्क कम्स इनटू प्ले। अगर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपके पास वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि अगर चलो पहले 1-2 साल में रिटर्न नहीं भी आया, आई विल स्टे कमिटेड, मैं बीच में सडनली अपने डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करूंगा, राइट? देन इट इज द राइट थिंग टू डू। जो सेकेंड चीज यहां पे समझने की जरूरत है वो है लिक्विडिटी, राइट? मान लीजिए आपका जो आपने होम लोन ले रखा है, मान लीजिए पर्सनल लोन ले रखा है, राइट? और आपने ले रखा है 15% पे, राइट? तो ऐसे में तो ऑब्वियसली यू शुड बी पेइंग बैक योर लोन ओनली, इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कभी उतना रिटर्न मिलेगा ही नहीं। बट द अदर थिंग टू कीप इन माइंड इज कि जब आप अपना पूरा का पूरा सेविंग लोन रीपेमेंट में लगा देते हो, देन आपके पास कोई लिक्विडिटी नहीं बची, राइट? तो आपके पास कुछ पैसा नहीं बचा, अगर कोई एक्सीजेंसी है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, किसी चीज के लिए आपको पैसा चाहिए, वेराज अगर आपने वही इन्वेस्ट किया होता, अज्यूमिंग कि वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट थी, तो आपको जब जरूरत होगी आप वो पैसा निकाल सकते हो। सो इट हैज टू बी द राइट बैलेंस। सो आइडियली आई वुड से pay back some part of your EMI if you have enough savings, but also invest to keep liquidity intact. Now coming to NPS and PPF as tools, and coming to the fact that जो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं, they are called responsible investors. क्या हम सेफ्टी के नाम पे ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, since investing in NPS and PPF kind of yield you low returns? हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया सवाल आरिश। एक्चुअली NPS एंड PPF आर ग्रेट प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट बैड प्रोडक्ट्स, बट दे आर मिसयूज्ड, राइट? स्पेशली द वे वी इन्वेस्ट देम, और जिस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं उनके अराउंड। यहाँ पे समझने की बात ये है कि PPF आपको देता है 7.1% रिटर्न, राइट? लेकिन द इन्वेस्टमेंट इज इन EEE कैटेगरी। ओके, what is EEE? एक बार थोड़ा व्यूअर्स के लिए if you can tell. So EEE stands for exempt. Basically जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और जो फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू है, तीनों आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। तो फिर तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट टूल हुआ फॉर एवरीबॉडी टू इन्वेस्ट इन। दैट इज वेयर द कैच इज, राइट? अगर आप इन्फ्लेशन को इसमें फैक्टर इन करें, अज्यूमिंग इन्फ्लेशन 7% के आसपास है, तो एक्चुअली जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है वो सब 1% के आसपास आ जाता है, राइट? तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि दिस इज नॉट एक्चुअली अ कैपिटल growth or a wealth creation tool. Okay. This is a capital preservation tool,
राइट? सो आप वो पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करें जो आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको स्टेबल रहे और आपको रिटायरमेंट में काम आए. इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन टू योर पोर्टफोलियो. Very nicely put, sir. And what about NPS as a tool then? Yeah, so NPS is a slightly different tool, right? यहाँ पर जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉक इन हो रहा है, राइट? आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको 60% मिल जाता है, बाकी 40% एनवर्टाइज हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि द लिक्विडिटी is limited, right? You might have saved a lot of money for your retirement और रिटायर होने के बाद हो सकता है आपकी बहुत सारी नीड्स हों, आपने बहुत सारे अपने प्लान्स बना रखे हों, but you will only be able to take out 60% of that money, 40% compulsorily annuitize होना है, right? That is the first thing that you need to understand. The second thing is ये इंस्ट्रूमेंट आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, राइट? जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन स्विच बिटवीन डेट एंड इक्विटी, राइट? यू कैन हैव एलोकेशन एज एंड व्हेन यू वांट, राइट? सो दैट इज द flexibility that the instrument gives. However, again, you should view this investment as a foundation to your portfolio. Put together PPF and NPS act as foundation to your portfolio rather than wealth creation tools. Understood. समीर, क्या आप वर्ल्ड मैप पे थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ऑफ ऑल कंट्रीज हैव बीन परचेजिंग गोल्ड, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, मिडिल ईस्ट हो, सब गोल्ड अक्यूमुलेट करे जा रहे हैं. ए, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? एंड बी, इंडियंस जो गोल्ड से इतना ऑब्सेस्ड हैं, अभी भी उनके प्राइसेस इतने हाई होने के बावजूद वी आर स्टिल बाइंग गोल्ड. तो थोड़ा सा कैन यू प्लीज लेट अस नो कि हम क्यों इतना गोल्ड खरीद रहे हैं, क्यों इतना सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं डिस्पाइट द प्राइसेस बीइंग सो हाई? आरिश, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. इनफैक्ट मैं खुद इस चीज़ के बारे में सोच रहा था और मैंने फिर थोड़ी रिसर्च करी, राइट? कि क्यों सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते जा रहे हैं डिस्पाइट बीइंग हाई, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर आल्सो नाउ फॉलोइंग, राइट? इसमें समझने वाली बात यह है कि फिएट करेंसीज जैसे INR हो गया, USD हो गया, these currencies are based on trust, right? और ट्रस्ट ये है कि बेसिकली एक कंट्री बोलती है कि भाई मेरी करेंसी की इतनी डिमांड है और इसलिए इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, राइट? Those are now losing value, right? You have seen that currencies are getting devalued because geopolitical situation काफ़ी ज़्यादा volatile है इस टाइम पे. जब भी ऐसा सिनारियो क्रिएट होता है, राइट, द गवर्नमेंट्स नीड टू डी रिस्क, दे नीड टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, राइट? सो अगर आपने बहुत ज़्यादा, फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट वेनेजुएला, राइट? सो वेनेजुएला हैड लॉट ऑफ US dollar reserves, right? But the US government weaponized this to put sanctions on Venezuela, right? They can also freeze your US dollar reserves, right? So अगर आपका सारा का सारा reserve is dependent on one currency, then every time there is a rift or a macroeconomic change, then you are at risk. इसीलिए countries like India, China, they are now increasingly investing in gold as a second reserve. So it acts as trust, right, and stability factor to your overall portfolio. समीर, ब्रिक्स करेंसी के बारे में थोड़ा व्यूअर्स के लिए अगर आप बता पाएंगे तो वुड बी ग्रेट. आरिश, जैसे आप देख रहे हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी आज की डेट में US डॉलर है, राइट? लेकिन कंट्रीज अपने आप को डी रिस्क करना चाह रही हैं US डॉलर से. आपने देखा होगा कई सारी कंट्रीज हैव नाउ स्टार्टेड टू ट्रांजैक्ट डायरेक्टली इन देयर लोकल करेंसीज, राइट? सो मान लीजिए अगर इंडिया और रशिया के बीच में कुछ ट्रेड हो रहा है, कई सारे ट्रेड दे हैव नाउ स्टार्टेड टू मूव ऑन देयर local currencies. They are trying to bring down their reliance on US dollars. BRICS also acts as a potential alternative. So basically, जो BRICS countries हैं, they have come together, and what they are trying to do is create a second currency for all of these countries. अभी तक ये सारी conversations चल रही हैं. There is no decision that has been taken on it, but the idea is to create a separate currency which is able to act as an alternative to dollar for trade. Now, ये currency does not mean कि आपकी local transactions
या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इस पे मूव हो जाएंगी, नहीं, दिस इज ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? सो क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव टू डॉलर फॉर फॉरेन ट्रेड। अंडरस्टूड समीर। अब मैं वापस आता हूं गोल्ड और सिल्वर के सवाल पे। तो जब भी वर्ल्ड डायनामिक्स और सिचुएशन अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा वॉलेटाइल होने लगता है, एज वी कॉल इट, तो गोल्ड और सिल्वर इतना भागने क्यों लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरिश, बट यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों अप्रिशिएट हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से, राइट? सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल मेटल, राइट? आज की डेट में 50% ऑफ सिल्वर is consumed by solar panels, by electrical, medical equipments, EVs, right? And जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, so silver is becoming a scarce metal. So the silver का जो रीजन है प्राइस बढ़ने का वो बिल्कुल अलग है, राइट? लेकिन कई बार जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो सिल्वर और गोल्ड को एक तरह से समझ लेता है, राइट? उनको उनके लिए शादी, फेस्टिवल, लॉकर मतलब गोल्ड या सिल्वर, राइट? लेकिन ऐसा है नहीं। तो विच वन मेक्स मोर सेंस फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर, सिल्वर या गोल्ड? दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं। गोल्ड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, राइट? लॉन्ग टर्म रिस्क अगर आपको मिटिगेट करना है अपने पोर्टफोलियो पे तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। सिल्वर इज मच मोर वॉलेटाइल एंड ऑल्सो उसकी जो ग्रोथ साइकिल्स हैं वो काफी अब्रप्ट होती हैं, राइट? सो सिल्वर इज अ मोर वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट, इट कुड ऑल्सो रिजल्ट इन मोर ग्रोथ फॉर योर पोर्टफोलियो अगर आप राइट टाइम पे एंटर करते हैं। समीर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यूअर्स के लिए अब हमारे पास ये है कि क्या अब एज एन इन्वेस्टर मैं सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या रहने दूं, क्योंकि ऑलरेडी इतना महंगा है? ये सवाल एक्चुअली मैं खुद अपने आप से रोज पूछता हूँ, क्योंकि आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर दोनों ऑल टाइम हाईज पे हैं, राइट? इसमें अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि गोल्ड एंड सिल्वर हैव टू बी एक पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट? सो यूजुअल बेंचमार्क ये बोलता है कि 5 से 10% पोर्टफोलियो आपका गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट, सो एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू एंटर, बट अगेन आपको ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट? कि सिल्वर विल बी अ वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट, इट कुड गो अप और डाउन, gold will provide stability, so it has to be only a part of your portfolio. Now coming to cryptocurrencies as the latest and the Gen Z kind of an investment tool, सवाल ये है कि जब क्रिप्टो आया था काफी नयापन था, बहुत लोगों ने पैसे बनाए भी, अनरेगुलेटेड एक सेक्टर था, समझ में भी कम आता था कहां जाकर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। नाउ when we have 30% टैक्स ऑन इट, बहुत रेगुलेटेड हो गया है, कितना जरूरी है मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर टू स्टे इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी? करना भी चाहिए या नहीं? सबसे पहले इन लोगों से पूछते हैं, तुम लोगों में से कितने लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए, कितनों के पैसे बने और जले? मैंने तो किया था जमीन। मेरे तो जल गए। मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई जवाब नहीं, इसका मतलब सबके पैसे जल गए। हाँ, तो बेसिकली क्रिप्टो की बात करते हैं। आरिश, तुमने राइटली पॉइंट आउट किया कि 2016 से 20 के बीच में रेगुलेशंस कम थी। जो लोग अर्ली मूवर्स थे, जिन्होंने शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि नीश इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट था, उन्होंने पैसे भी बनाए हैं, राइट? देव गॉट गुड रिटर्न्स। बट आज एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ नाउ हैवीली रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। 30% टैक्स लगता है। दूसरी चीज़ है, आपको TDS लगता है ऑन वॉट एवर मनी यू विड्रॉ, TDS लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैसेट है, जो लॉस होता है दैट इज नॉट एडजस्टेड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन द मनी दैट यू आर विड्रॉइंग, राइट? जबकि आप देखोगे बाकी जितने भी जैसे इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉस एडजस्ट होके फिर आपको टैक्स लगता है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, क्रिप्टो इज एक्चुअली अ स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट, राइट? अनलाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इक्विटी, जहाँ पर एक वैल्यू ऑफ द कंपनी है या फिर एक बैंक गारंटी कर रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट को, दिस इज मोर स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। अब सवाल ये है कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो को, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आई थिंक द थंब रूल दैट आई फॉलो इज कि अगर आपने अपना फाउंडेशन बना रखा है पोर्टफोलियो का, उसके ऊपर आपने अपने कोर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं, उसके बावजूद आपके पास 5 से 10% एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, विच जो आपको कहीं नहीं चाहिए, राइट? और अगर वो पैसे आपने इन्वेस्ट किए और उसके बाद वो चले भी गए,
मान लो नेगेटिव रिटर्न आ गया, जीरो भी हो गया, तब भी इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट योर फाइनेंसेस एंड पोर्टफोलियो. दैट 5 to 10% you can put in this as a speculative investment, and the returns will also be according. थैंक यू. आई थिंक अ मच नीडेड आंसर फॉर आवर यंग व्यूअर्स. भैया 5-10% ही करना इन्वेस्ट, ज्यादा मत करना. डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड क्रिप्टो, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल है, क्योंकि अब रेगुलेटेड ज्यादा है. प्लीज वॉच आउट. Sameer, now jumping to the question which is much debated across the internet, which talks about SIP and FD. FD बहुत influencers कहते हैं कि पुराना हो गया है, बहुत कम रिटर्न्स हैं. आज के इन्वेस्टर को कितना ध्यान रखना चाहिए, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें? योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इट. पहले तो आरिश ये डिबेट ही गलत है, राइट? FD और SIP, how can you compare the both, right? SIP is a methodology of investment, right? आप SIP डेप्ट के लिए भी कर सकते हो, इक्विटी के लिए भी कर सकते हो, FD में भी कर सकते हो. तो it is not actually a investment instrument, it is a methodology of investment, whereas FD is an instrument, right? Now assuming SIP का मतलब mutual fund का SIP, right? Now that is still a fair comparison, but again यहाँ पे FD is more from a perspective of wealth protection, right? जैसे हमने पहले भी बात करी, FD gives you what, how much, around 6-6.5-7% टाइप का रिटर्न आएगा. उतना ही इन्फ्लेशन है, तो आप एक्चुअली इन्फ्लेशन को इवन आउट कर रहे हो अगर FD में इन्वेस्ट कर रहे हो. सो रादर देन योर मनी लाइंग आइडल इन योर बैंक और एल्सवेयर, अगर आप उसको FD में इन्वेस्ट कर देंगे तो कम से कम इन्फ्लेशन जितना रिटर्न आपको आ जाएगा, तो वेल्थ प्रोटेक्ट हो जाएगी, एटलीस्ट डिटोरिएट नहीं होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Whereas if you invest in market, right, via an SIP. Now SIP has become very very popular, right? जैसे आपने correctly बोला कि इतने सारे influencers आज की डेट में कंज्यूमर्स को बोल रहे हैं कि अगर आप FD में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, सारा का सारा पैसा SIP में इन्वेस्ट करो एंड सो ऑन. अब वो इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई है, some consumers have started feeling कि SIP is a safe investment. It is not a safe investment, right? It is a good investment because it is a systematic investment plan. It basically ensures discipline, right? It ensures कि आप हर महीने कुछ पैसा सेव कर रहे हो और consistently invest कर रहे हो. So it protects you from the risk of trying to time the market, right? But it does not protect you from the inherent risk of market, right? So SIP में भी, let's say हम बात करते हैं कि आपने SIP चालू करी और मार्केट गिरने लग गई, राइट? सो इफ यू आर एंटरिंग एट ए टाइम जब मार्केट गिरने लग गई, तो 1 साल तक हो सकता है आपको, 2 साल तक हो सकता है आपका पोर्टफोलियो आपको रेड दिखे, राइट? बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, पोर्टफोलियो एग्रीगेट हो जाएगा एंड इट विल गिव यू दैट कुशन, राइट? सो व्हाइल SIP इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, it gives you the right discipline, but at the same time आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि it is a safe investment, right? Safe investment की तरफ जाना है तो it is FD is that option. Very valid point, Sameer. But एक insight on what as Indians we are doing wrong with SIP. क्या हम गलत कर रहे हैं SIP के साथ? SIP जैसे मैंने बोला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं, कई सारे पिटफॉल्स हैं, राइट? मैं वो पिटफॉल्स की बात करता हूँ. पहले इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि मार्केट की साइकिल्स कैसे होती हैं. जैसे हम देखते हैं 2008 से 2013, 5 साल में कोई बहुत पैसे नहीं बनाए लोगों ने, राइट? दैट वाज अ 5-year पीरियड वेयर मोटा मोटा रिटर्न्स वर फ्लैट, राइट? देन हम आते हैं 2020 में कोविड के बाद ऑलमोस्ट 35 से 40% मार्केट करेक्ट करी थी. नाउ हाउ डज दिस इम्पैक्ट इन्वेस्टर साइकोलॉजी, राइट? अब मान लीजिए आपने एक SIP स्टार्ट किया, राइट? और मार्केट गिर गई, और अगर आपने 2020 में इन्वेस्ट किया होगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने इन्वेस्ट किया और एकदम से मार्केट गिर गई, सडनली पैनिक क्रिएट होगा और कई सारे लोग अपना SIP बंद कर देंगे. इनफैक्ट AMFI पब्लिशेस डेटा अराउंड इट. Sameer, quick insight on what AMFI is and what it does for the viewers. So AMFI basically is the Association of Mutual Funds in India, and it is a regulatory body for mutual fund industry. Basically उन्होंने एक डेटा पब्लिश किया है कि 50% इंडियंस अपना SIP स्टार्ट करने के बाद अब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं, राइट? Some part of this reason could be कि मान लो आपके पास फंड्स नहीं है, but a large part of this
बिहेवियर इज बिकॉज मार्केट गिर रही है, पैनिक सेट इन होता है और उस टाइम पे आप SIP बंद कर देते हो. इनफैक्ट this is more of a psychology point. Most retail investors stop their SIP exactly when they should be entering SIP or increasing their investment, because जब market गिर रही होती है, that is the time if you invest, आपको lower NAV पे entry मिलेगी और आपका जो SIP portfolio है वो average out होगा and you will be able to make more returns, right? So this is one. And the second biggest factor is wrong expectations. कई सारे retail investors ये सोचते हैं कि अच्छा चलो अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 18 से 20% रिटर्न मिलेगा, राइट? बट क्योंकि मार्केट एक साइकिल फॉलो करता है, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको 1 साल 2 साल के बाद या तो 0 रिटर्न मिल रहा है या नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है बिकॉज आप एक गलत मार्केट टर्न पे एंटर करे थे. बट द ब्यूटी इज दैट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम it all evens out, but there is a need to taper down the expectation also. देखो इंडियंस के साथ पेशेंस का प्रॉब्लम तो है. अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट समीर थोड़ा सा टची हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट आई वांट टू नो दिस, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स आल्सो वांट टू नो अबाउट दिस. कितना इन्वेस्टमेंट करें, क्या गाइडलाइंस हो, और बेस क्वेश्चन 40 की उम्र में कितना कॉर्पस अक्यूमुलेशन हो जाना चाहिए? So Arish, मेरे पास एक thumb rule है, not necessarily a rule book, right? According to that, basically वो ऐसे बोलते हैं कि by the age of 30, 1x of your income आपका पास corpus होना चाहिए. 40 तक it should be 3 to 4x. 50 तक it should be 6 to 8x. And by the age of 60, 8 to 10x of your income you should have saved, right? Let's take an example. Let's say आपकी income है 50 लाख annually. Then by the age of 60 up to 5 crore का आपका total portfolio investment होना चाहिए. तो समीर, दोनों तरह के ऑडियंस, बोथ Gen Zs and millennials are watching this podcast right now. कुछ आपके प्रो टिप्स जो उनके रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को राइट डायरेक्शन में ले जाएं, वी वुड रियली लाइक टू नो. इंटरेस्टिंग सवाल आरिश. सो गलत कोई भी नहीं है, राइट? ना जेनजी गलत है ना मिलेनियल गलत है. ऑफन दिस बिकम्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट, राइट? बट यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि आर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और रिस्क टेकिंग एपिटाइट, साइकोलॉजी बिहाइंड इन्वेस्टमेंट इज अ फैक्टर ऑफ आर अपब्रिंगिंग, right? So millennials, they were brought up in a time of where we learned the values of stability, right? We don't take too much risk, right? So how do millennials invest? They mostly prefer safe investments, right? They take risks, but only to a point of time. They don't go beyond that, right? So when we talk about millennials and how they invest, possibly they need to take slightly more risk than they are currently taking, right? So अपने portfolio में probably बहुत ज़्यादा safe और core पे ज़्यादा focus किया हुआ है, and there is a need to have some part of that portfolio which is high risk, high return investments. When we come to Gen Zs, so they are at the exact opposite of the spectrum, right? So उनकी पहली इन्वेस्टमेंट ही क्रिप्टो होगी, राइट? तो चाहे बैंक में इमरजेंसी फंड है कि नहीं, बट फोमो विल ड्राइव देयर इन्वेस्टमेंट्स कि क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट नहीं किया, राइट? बट द प्रॉब्लम विद जेन ज़ीज़ इज lack of patience, right? So they are not, if they invest in something और 2 महीने के अंदर रिटर्न नहीं आया, they will probably take out that investment and put it somewhere else, right? Or probably buy an iPhone with it. Sameer, how would you come up with such a valid example? हमारी टीम में भी एक Gen Z है जिसने अपना पोर्टफोलियो तोड़ के अभी एक आईफोन लिया है. So when we talk about Gen Zs, they need to focus on being more disciplined and have more long-term focused investments. Agreed, Sameer. This brings us to the last question of this podcast. इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड एंड रिस्क मैनेजमेंट को आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? This is the most important point, Arish. Actually, we focus a lot on the flamboyant investment part of our portfolio, right? Everybody talks about SIP, everybody talks about crypto. जो एक पार्ट हमने अभी तक बात ही नहीं करी,
विच इज़ द सर्वाइवल किटी, राइट. सो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अगर आप ब्रेक करो, उसमें तीन चीज़ें हैं: सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एस्पिरेशन, right? So far we've spoken about growth and aspiration. We've not really spoken about survival. अगर survival नहीं होगी तो growth का कोई point ही नहीं है. Let's talk about a scenario, right? So आजकल job market थोड़ी volatile है. Let's say you lose a job due to whatever reason, right? Or you quit your job because of a burnout, और आपको 6 महीने का break लेना है, right? What you really need is an emergency fund, right? So guidelines say कि 6 से 9 महीने तक सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल पोर्टफोलियो. सेकंड आते हैं हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर. वी ऑल नो 10 से 12% इन्फ्लेशन है. इवन इफ यू बॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर, इट कीप्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, राइट. सो वन event, let's say an accident or something in the family could and let's say a not so complicated surgery could wipe out a decade of investing. Correct. Right, for people, and hence it is important to cover for any health related downsides. That's the second part. And the third comes life, right? So हम जब भी हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, we talk about us, right? But eventually whatever portfolio you're creating for your family and not for an individual, right? In the eventuality of you not being there, how are you ensuring कि suddenly आपकी सारी की सारी strategy धरी की धरी ना रह जाए, right? All your investments, all your future goals, that is where life insurance becomes important. So these three put together, an emergency fund, a health insurance and a life insurance, it becomes your security part of your portfolio. जब तक फाउंडेशन नहीं बनाई तब तक घर बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं. Thank you so very much, Sameer. I think this brings us to the end of this wonderful podcast, and I'm sure all our viewers now know better with respect to where to invest. So that's us signing off, and thank you, Sameer, again. Thank you, everybody, for watching this podcast.